स्ट्रीट में पनप रहा धांधली का नया तरीका। ईओडब्ल्यू ने फर्जी फिजिकल शेयरों को डीमैट में बदलने के फ्रॉड का पर्दाफाश किया। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। वित्तीय घाटा कम करने के लिए सरकार की नजर अपनी कंपनियों के पैसे पर। एनएमडीसी से 9 रुपए और कोल इंडिया से 15 से 25 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड लेने की तैयारी। ई कॉमर्स में एफडीआई को लेकर हलचल तेज। डीआईपीपी ने डिस्कशन पेपर जारी किया। एफडीआई को लेकर 8 मुद्दों को सामने रखा। 2016 तक सभी को बैंक खाता देने और रिस्क के हिसाब से ब्याज तय करने का प्रस्ताव। रिजर्व बैंक ने जारी की फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट। बाजार में लगातार 5वें दिन कमजोरी हावी। सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट टूटा। मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस पर सबसे ज्यादा दबाव। और अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर भी अब लग सकती है फीस। बैंकों की संस्था आईबीए ने 1 महीने में सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शन फ्री रखने का प्रस्ताव दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। खबरों में विस्तार से जाएं उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। राहुल की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के ऐलान से पहले कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। राहुल और प्रियंका ने की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। एसआर ग्रुप पर कसा डीआरआई का शिकंजा। 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी मामले में जांच तेज, लेकिन एसआर ने किया गड़बड़ी से इनकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। एनटीआर के पुराने मालिक सदानंद मैया एक बार फिर बाजार में उतरने की तैयारी में। रेडी टू ईट बिजनेस के लिए 180 करोड़ रुपए का निवेश किया। बदलेगी मुंबई सबर्ब की रूपरेखा। क्लस्टर रीडेवलपमेंट के नए नियम जारी हुए। घरों की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद। और होंडा ने अपनी सबसे पॉपुलर कार सिटी का डीजल वर्जन भी बाजार में उतारा। 7.5 से 11 लाख रुपए के बीच है कीमत। और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में हिस्सा लेने हमारी टेक टीम पहुंची लास वेगस। कौन से गैजेट्स हैं फोकस में, बताएंगे आपको। शुरुआत एक अहम खबर से। दलाल स्ट्रीट में चल रही धांधली का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भाईंदर में रहने वाले राकेश दीक्षित और एक महिला को हिरासत में लिया है। इन दोनों पर गैरकानूनी तरीके से कंपनियों के फिजिकल शेयर्स को बोगस डीमेट अकाउंट में बदलकर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला करने का आरोप है। इस खबर पर और जानकारी लेकर अब हमारे साथ है हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी। श्रीमी, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से इन्होंने इस जालसाजी को अंजाम दिया है? देखिए, ईओडब्ल्यू के सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि जो राकेश दीक्षित हैं, भाईंदर के रहने वाले हैं, इन्होंने फिजिकल शेयर को यहां बोगस डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट किया है और अपनी ही फोटो लगाकर करीब 75 से ज्यादा बोगस डीमैट अकाउंट खोले हैं। जिन जिन कंपनियों के शेयर इन्होंने हैक किए हैं वो कंपनियां हैं ग्लोबल सिक्योरिटीज, आशिया इंटरनेशनल और डीसीडब्ल्यू। जिन करीब 6 ब्रोकर कंपनीज में इन्होंने अपने जो बोगस डीमैट अकाउंट है वो खोले हैं और ये 6 बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, जिनमें से एंजल ब्रोकिंग में इन्होंने 26 अकाउंट खोले हैं जो कि फर्जी हैं। शेयर खान में करीब 6 अकाउंट हैं। आईआईएफएल में 4 अकाउंट हैं। मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी और एचडीएफसी सिक्योरिटीज में करीब 1, 2 और 4 ऐसे बोगस डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। इन्होंने जो पूरे मामले के पीछे जो एक नाम आ रहा है धर्मेश सिंह का, वो फरार है अब तक, जिसकी अब तक यहाँ पर जो है पुलिस ढूंढ रही है उनको। और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे वही एज ए मास्टरमाइंड प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आरटीए जो यहाँ पर एक रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं जो हर कंपनी के होते हैं, उसकी जानकारी यहाँ इन्होंने राकेश दीक्षित को दी है। फिलहाल ये पुलिस की हिरासत में है। दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ईओडब्ल्यू जो है उन तमाम बैंकर्स और ब्रोकर्स और यहाँ तक कि उन कंपनियों जिनके शेयर हैक किए हैं उनको समन भेजा जाएगा और उनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। कुल जो अमाउंट अब तक इन्होंने ट्रेड किए हैं वो करीब 10 करोड़ रुपए के हैं और भी यहाँ ज्यादा सामने निकल कर आ सकते हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। जी श्रीमी, एसआर ग्रुप पर भी डीआरआई का शिकंजा कसता जा रहा है। डीआरआई कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में पिछले 2 महीने से एसआर ग्रुप की जांच कर रहा है। क्या बता रहे हैं आपके सूत्र?
देखिए, एसआर पावर और एसआर इंफ्रा ये दो कंपनियां हैं जो एक बहुत बड़े ग्रुप जो एसआर ग्रुप की कंपनियां हैं, और इन पर जो एलिगेशन और अब तक जो एविडेंस सामने आए हैं वो कस्टम ड्यूटी इवेजन के हैं। इन कंपनियों ने, जो एसआर पावर ने जो अपने पावर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए, जो चाइना से इंपोर्ट किए, वहां पर इन्होंने इंपोर्ट स्कीम का गलत फायदा उठाया। इंपोर्ट के जो इनवॉइसेस होते हैं उसका ओवर वैल्यूएशन दिखाया, यानी साफ तौर से सही जो इंपोर्ट के प्राइसेस होते हैं वो इन्होंने छुपाए हैं। इसी में जो कस्टम ड्यूटी इवेजन इस जरिए उन्होंने किया है वो करीब अभी 1000 करोड़ रुपए का सामने आया है, जो अब भी जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी सिलसिले में डीआरआई ने इन कंपनियों के टॉप ऑफिशियल से पूछताछ की है। पिछले 2 महीने से ये पूछताछ चल रही है, और साथ ही जो एसआर एंटायर ग्रुप के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी यहाँ पूछताछ की जा सकती है। इस मामले में डीआरआई ईडी से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्योंकि डीआरआई को शक है कि इस इंपोर्ट ओवर वैल्यूएशन में यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आ सकता है। तो डीआरआई की इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही ये मैटर जो है ईडी को यहाँ हैंड ओवर किया जा सकता है। और जो एसआर ग्रुप को अडानी से भी यहाँ पर कई मामलों में एक जैसा देखा जा रहा है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने जिस तरह से बैंकों के जरिए और यहाँ पर जो एसआर ग्रुप है जिस तरह से इंपोर्ट में ओवर वैल्यूएशन किया, जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी थी वो काफ़ी समान है। और यहाँ पर डीआरआई का जो कंसर्न है वो इंपोर्ट के ओवर वैल्यूएशन और इंपोर्ट पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको लेकर है, क्योंकि कई कंपनियां जो हैं वो यहाँ उसका मिसयूज कर रही हैं। तो अपना जो ये पूरा फाइनल रिपोर्ट है डीआरआई वो जनवरी एंड तक यहाँ पेश कर सकता है। जी, इस पूरे मामले को लेकर एसआर ग्रुप से कोई रिएक्शन अब तक आई है? यहाँ पर हमने डीआरआई के इन्वेस्टिगेशन के लिए जब हमने कंपनी से उनकी प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से जो है किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है, और वो अगर किसी भी अथॉरिटीज़ अगर उनसे कोई या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनसे कोई जानकारी मांगती है तो वो ज़रूर जानकारी देंगे और वो हमेशा सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई भी यहाँ पर रूल्स वायलेट नहीं किए हैं। हालांकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की जो हमारी खबर थी उसको खारिज नहीं किया है, और ये भी नहीं बताया कि उनकी जो क्वेश्चनिंग है, जो टॉप ऑफिशियल से अब तक क्वेश्चनिंग की गई है, वो की गई है या नहीं की गई है। शुक्रिया शिमी सारी जानकारी के लिए। और सरकार सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। अब वो ई कॉमर्स में भी विदेशी निवेश का रास्ता आसान करने की कोशिश कर रही है। डीआईपीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने B2C ई कॉमर्स में एफडीआई की मंजूरी पर डिस्कशन पेपर जारी किया है। डीआईपीपी ने B2C ई कॉमर्स में एफडीआई को लेकर 8 मुद्दों को सामने रखा है। इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अब जुड़े हुए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, डीआईपीपी ने जो प्रस्ताव रखे हैं उसमें क्या खास है, क्या सामने आ रहा है? देखिए, अपना जो कंसल्टेशन पेपर डीआईपीपी ने जारी किया है उसमें कुल 8 मुद्दों पर आम लोगों से और एक्सपर्ट से राय मांगी है। पहला मुद्दा तो ये है कि ई कॉमर्स के रिटेल सेगमेंट में क्या एफडीआई की छूट देनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदारी करते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनियों में क्या एफडीआई की छूट दी जाए या ना दी जाए। दूसरा सवाल कि अगर एफडीआई की छूट दी जाती है तो क्या एफडीआई की सीमा क्या होनी चाहिए, 51% हो, 50% हो, 75% हो या 100%, ये बताया जाए, ये लोगों से पूछा है। तीसरा सवाल कि ऐसा अगर किया जाता है तो क्या 50% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से लाने की छूट दी जाए। चौथा सवाल कि अगर छूट दी जाती है एफडीआई की तो क्या सभी प्रोडक्ट की ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी को छूट दी जाए या फिर कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट को बेचने वाली ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कंपनी को एफडीआई की छूट दी जाए। एक और अहम सवाल पूछा गया है कि अगर एफडीआई की छूट दी जाती है तो क्या कम से कम पूंजी की सीमा भी तय की जाए, यानी अगर आप एफडीआई से ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा शुरू करते हैं तो क्या कम से कम पूंजी क्या हो इसकी भी कोई शर्त रखी जाए। इतना ही नहीं, ये भी पूछा लोगों से क्या इसमें सोर्सिंग की जो शर्तें हैं क्या उसे भी ठीक करनी चाहिए, उसमें कोई शर्त जोड़ी जाए, यानी एफडीआई वाले ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनियों को क्या वो सामान कहाँ से खरीदते हैं इस बारे में सरकार कोई दिशा निर्देश या कोई शर्त जोड़ी जाए। इन तमाम मुद्दों पर लोगों से राय मांगी है और 31 जनवरी तक इस पर राय देने को कहा है। लोगों की राय आने के बाद फिर अंतिम कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार करेगी डीआईपीपी, उसके बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब एक नए सेक्टर में एफडीआई की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिया और ये पहले कदम के तौर पर देखा जा सकता है। लक्ष्मण, लेकिन डीआईपीपी के इस प्रस्ताव को लागू करना कितना आसान होगा? जी बिल्कुल, एक काफ़ी अहम सवाल है और ख़ास तौर से खुद डीआईपीपी का ये कंसल्टेशन पेपर इस प्रस्ताव के विरोध के लिए एक ठोस आधार
प्रदान करता है एक तरह से कहें तो, क्योंकि इस कंसल्टेशन पेपर में ई कॉमर्स के रिटेल सेगमेंट में एफडीआई की छूट देने की जो खामियां हैं, जो खतरे हैं वो भी गिनाए गए हैं, जो फायदे हैं वो भी गिनाए गए हैं। खतरे के तौर पर दो महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया है और वो शायद राजनीतिक विरोध और आम लोगों के विरोध का एक बड़ी वजह बन सकती है। वो ये है कि अगर ई कॉमर्स के रिटेल सेगमेंट में एफडीआई की छूट दी जाती है तो बेरोजगारी बढ़ने का खतरा होगा। रिटेल सेक्टर में जो रोजगार है वो थोड़े समय के लिए हो सकता है कि खत्म हो और उसमें बेरोजगारी का खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरी बात, जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि ई कॉमर्स के जरिए जो कंपनियां कारोबार करेंगी वो काफ़ी समझदार, काफ़ी पढ़े लिखे लोग उसको मैनेज करेंगे और छोटे रिटेलर्स उतने शायद समझदार ना हो, उतने शायद पढ़े लिखे ना हो, तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और छोटे रिटेलर्स को इससे नुकसान होने की संभावना है। और एक तीसरी बात, जब मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की छूट सरकार ने दी थी तो कहा था कि सिर्फ बड़े शहरों के लिए लागू होगा जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। लेकिन जब हम ई कॉमर्स में एफडीआई की बात कर रहे हैं तो उसमें भौगोलिक दूरियां खत्म हो जाती हैं। छोटे बड़े हर शहर में ये सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे में मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई के पीछे जो सरकार की नीति थी, दलील थी, उसका ये प्रस्ताव विरोध करता है। लेकिन इसकी कुछ खूबियां ही बताई हैं डीआईपीपी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में। वो ये है कि इससे सप्लाई चेन दुरुस्त हो जाएगा, जो स्टोरेज की सुविधा है वो मजबूत हो जाएगी, कंज्यूमर को सस्ते में सामान मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें खूबियां ही बताई गई हैं। यही वजह है कि जब इस बारे में इंडस्ट्री से राय मांगी गई तो कुछ इंडस्ट्री ने, जैसे अमेजन जैसी कुछ कंपनियों ने इसका समर्थन किया था, तो फ्लिपकार्ट जैसी कुछ कंपनियों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया है। जी शुक्रिया लक्ष्मण, सारी डिटेल्स के लिए। और वित्तीय घाटा कम करने और खजाना भरने के लिए सरकार की नजर पीएसयूज के कैश सरप्लस पर। देखिए पूरी खबर कुछ ही देर में। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या है रिजर्व बैंक के एजेंडे में, ये भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वित्तीय घाटा कम करने और रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए सरकार की निगाह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कैश सरप्लस पर है। सरकार पीएसयू से स्पेशल डिविडेंड के जरिए और उनमें अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटाने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री ने इस बारे में आज पीएसयू के साथ बैठक की। इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा से। अतुल, सरकार पीएसयू के जरिए कितनी रकम जुटा सकती है, सरकार की योजना क्या है? सरकार हर हालत में फिस्कल डेफिसिट पर काबू पाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाने का लक्ष्य रखा था और सरकार की निगाह पीएसयूज पर है और इसके जरिए इन पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी बेचकर और साथ ही इनके डिविडेंड के जरिए सरकार अब ये रकम जुटाना चाहती है। और इस मामले में वित्त मंत्री ने आज पीएसयूज के साथ बैठक भी की और इस बैठक में इन पीएसयूज के प्रॉफिट और कैपेक्स प्लान पर चर्चा हुई, साथ ही उनके डिविडेंड के बारे में भी जानकारी ली वित्त मंत्री ने। इस बैठक में शामिल ज़्यादातर पीएसयूज ने पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा डिविडेंड चुकाने का भरोसा दिलाया है। और अगर देखा जाए डिविडेंड की बात करें तो एनएमडीसी जो है पिछले साल जहां उसने 2800 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था, सूत्रों का कहना है कि इस साल 3400 करोड़ रुपए एनएमडीसी से डिविडेंड सरकार को मिल सकता है। इसी तरह कोल इंडिया इस साल 17,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर दे सकती है। पिछले साल इसने 9,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड चुकाया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए कोल इंडिया से डिविडेंड के तौर पर मांग सकती है, लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है तो ये 20,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड जो कोल इंडिया देगा वो केवल इस साल के लिए होगा, अगले साल का डिविडेंड उस पर आधारित नहीं होगा। जल्द ही आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी, बीएचईएल और दूसरी जो कंपनियां हैं सेल, वो भी अपने डिविडेंड का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी कुछ कंपनियों में बेचकर भी पैसा जुटा सकती है, जिनमें बाल्को है। बाल्को में सूत्रों का कहना है कि ऑक्शन के जरिए सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। जल्द ही कैबिनेट में का नोट इस बारे में जारी हो सकता है। साथ ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में भी सरकार हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है, लेकिन उसे अभी कानून मंत्रालय की राय का इंतजार है। अतुल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। देश के हर तबके और हर इलाके में वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के मकसद से रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट की डिटेल लेते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, क्या जिस्ट है इस पूरी रिपोर्ट का? नचिकेत, मोर कमेटी की इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उनसे अलग हट करके इन्होंने पूरा मॉडल बनाने की कोशिश की है। ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 जनवरी 2016 को देश के हर नागरिक के पास एक बैंक अकाउंट हो। कैसे होगा?
जैसे ही वो अपना आधार कार्ड इशू कराए, उसके साथ में उसको कहा जाए कि ये बैंकों की लिस्ट है, इनमें से आप बैंक चुनिए, और जिस बैंक को वो चुने वहां पर वो आधार कार्ड लेकर जाए तो उसका बैंक अकाउंट तुरंत खोल दिया जाए और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन उस अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे इसके लिए उन्हें आगे चार्ज देना पड़ेगा। तो आधार का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हर किसी को बैंक अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन बैंक अकाउंट खुलने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आपके आसपास बैंक की ब्रांच हो जहां पर आप पैसे जमा कर सकें या निकाल सकें। तो ये कहा जा रहा है कि हर काम बैंक क्यों करें, शायद बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव बनाए जा सकते हैं या NBFC कंपनीज हो सकती हैं जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिका निभा सकती हैं। तो 15 मिनट के डिस्टेंस पे आपको एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां आप पैसे जमा कर सके और निकाल सके। चूंकि पैसे जमा करने और निकालने में कोई रिस्क नहीं होता, तो जिस तरह से बैंक के ऊपर कैपिटल के नॉर्म्स वगैरह लगते हैं, काफ़ी 500 करोड़ से एक बैंक शुरू होता है, तो ये केवल जमा करने और निकालने का काम छोटी कैपिटल से किया जा सकता है। तो ऐसे बैंक अलग हों, जो बैंक रिस्क लेते हैं वो अलग हों, जो लोन दिए जा रहे हैं उन लोन का पूरा इंश्योरेंस करने की फैसिलिटी हो, और अगर मान लीजिए कि किसानों को लोन दिया गया है और फसल खराब होने का खतरा है तो बैंक को वो इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा। अगर देश के बाहर भी उन्हें कहीं ऐसा क्रॉप इंश्योरेंस का कोई डेरिवेटिव ऑप्शन, कोई फ्यूचर मिलता है तो वहां जाके भी हेज करें, उसकी भी इजाजत दी जाए। तो एक बहुत ही अलग स्ट्रक्चर की बात कही जा रही है। आज की तारीख पे जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर चल रहा है उससे अलग हटके वो एक पूरा नया ढांचा, नए तरह के प्लेयर्स बनाने की बात कही जा रही है। ये सजेशंस काफी दिलचस्प है प्रदीप, लेकिन इस रिपोर्ट को लागू करना कितना आसान होगा? जाहिर है कि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आधार के इस्तेमाल की जिस तरह से बात कही गई है और आधार को लेकर ही सवालिया निशान है, आधार को लेकर के मुकदमे चल रहे हैं, तो 2 साल के अंदर ये टारगेट अचीव करना है। और तब तक क्या ये सारे लीगल डिस्प्यूट सुलझ जाएंगे, कहना काफ़ी मुश्किल है। क्या 2 साल के अंदर आधार का इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। फिर जिस तरह आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको शायद TRAI की मदद लगेगी। गांवों में जो टारगेट हैं वो केवल बैंक अकाउंट खोलने के लिए नहीं है, टारगेट्स ऐसे भी हैं कि ये जो बैंक्स होंगे वो पेमेंट बैंक होंगे या जो भी आप उन बैंकों को नाम देंगे, हर एक गांव में इंश्योरेंस भी होना चाहिए सबके पास, इसके भी टारगेट रखे गए हैं। जब आप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट देंगे, कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट देंगे, तो दूसरे तमाम रेगुलेटर्स के साथ मिलजुल करके काम करना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो ये अपने आप में एक चुनौती होगी। सरकार के स्तर पे, राज्य स्तर पे अगर कुछ रेगुलेशंस हैं, केंद्र के लेवल पे कुछ और रेगुलेशंस है और पॉलिसीज़ का जिस तरह से असर होता है। अब आप छोटे लोन देने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कर्ज माफ़ी एक बड़ा झटका था। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार किसानों को राहत देना चाहती है तो वो कोई कर्ज माफ़ी नहीं करेगी, वो कोई ब्याज में छूट नहीं देगी। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए वो पैसे किसान को दे देगी ताकि बैंक अपने तरीके से चलता रहे, उसकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। ये जो सोच है इसको लागू करना बहुत आसान नहीं है। और आप यही समझिए कि ये रिपोर्ट लिखने में 3 महीने लगे हैं और पूरे देश में इसको लागू करने के लिए 2 साल का वक्त तय किया गया है, जो काफ़ी एम्बिशियस है। हमारे देश में इस तरह से काम करना और कहीं भी किसी भी देश में एक प्लान बनाने के बाद उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने में शायद बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। तो 2 बैंकर्स थे इस कमेटी पे, शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की और SS मुंद्रा बैंक ऑफ बड़ौदा के, और दोनों लोगों ने कहा है कि 2 साल बहुत कम है, 4 साल तो लगेंगे ही, लेकिन डायरेक्शन सही है। 4 साल की जगह 5 या 6 साल भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर फिर भी काम पूरा हो जाता है तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया इस डिटेल एनालिसिस का RBI की इस रिपोर्ट के ऊपर। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार 5वें दिन गिरा बाजार, क्या है वजह और आगे कैसा रहेगा रुख, ये चर्चा होगी इस ब्रेक के आगे। और FCCB डिफॉल्ट मामले में सुजलॉन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, डिटेल देखिए इस ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां आज फिर गिरावट दिखी। लगातार 5वें दिन बाजार में कमजोरी हावी रही, सेंसेक्स 94 पॉइंट टूटा। इधर मिड कैप शेयरों की भी आज काफी पिटाई हुई है। बाजार में आज के कारोबार को विस्तार से बता रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी।
काफ़ी हद तक बाजार में शुरुआत आज जो हुई वो मजबूती के साथ हुई, लेकिन मजबूती के साथ शुरुआत होने के बाद से ही बाजार पर बिकवाली का दबाव ऊपरी लेवल से बनता हुआ दिखा। आज के बाजार में इंटरेस्टिंग बात ये रही कि सेंसेक्स और निफ्टी जहां मामूली कमजोरी के साथ बंद हुए, आधा % के नुकसान के साथ, वहीं मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1% से ज़्यादा की कमजोरी दिखी। तो मिड कैप इंडेक्स काफ़ी कमजोर था, उसके विपरीत स्मॉल कैप इंडेक्स में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, दिन भर हरे निशान में। यानी कि बाजार में काफ़ी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अब होता हुआ दिख रहा है और सारे इंडाइसेस अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग क्वांटम में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं बाजार के मूड का अंदाजा इससे लगाइए कि गिरने और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद में किस तरह का कन्फ्यूजन और फाइनली आखिर में थोड़ी सी मुनाफा वसूली बढ़ने की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम्स 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर वोलेटाइल लेकिन कमजोरी वाला सेशन और लगातार ये 5वां सेशन है जब बाजार यहाँ पर कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेटल शेयरों ने आज बाजार को कमजोर करने का काम किया। टाटा स्टील, स्टरलाइट जैसे शेयरों से दबाव बनते हुए दिखा। वहीं बैंकिंग शेयरों में भी दबाव बरकरार है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI जैसे दिग्गज आज गिरते हुए नजर आए और पावर कंपनियों पर भी जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है वो आज आगे बढ़ता हुआ दिखा। टाटा पावर, NTPC जैसे दिग्गज काफी कमजोर थे और ऑयल एंड गैस स्पेस से इंडेक्स भले ही ज्यादा न गिरा हो, लेकिन ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गजों पर जो बिकवाली हुई है उससे असर आता हुआ दिखा। IOC के डिसइन्वेस्टमेंट पर परसों मीटिंग होने वाली है, उससे पहले इस स्टॉक में 2.5% का नुकसान देखने को मिला है। निफ्टी में जिन शेयरों से मजबूती आती दिखी, मारुति आज का स्टॉक परफॉर्मर, 2% से ज्यादा की तेजी। बाजार में स्ट्रॉन्ग बजे कि सुजुकी की तरफ से जल्दी स्टेक बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। इंडसइंड बैंक 10 को नतीजे पेश करेगा, उससे पहले मजबूत नजर आया। वहीं कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो JP एसोसिएट कमजोर था, DLF हाई बीटा स्टॉक होने के नाते कमजोर था और इन्फोसिस अपने नतीजों के पहले यहां पर कमजोरी का रुझान दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सर्किट लिमिटेड में आज बदलाव किया गया है BSE और NSE की तरफ से कई सारे शेयरों में और उसके बाद स्टॉक्स में बड़े एक्शन दिखे। एवरॉन, हनुंग टॉयज, HOEC जैसे शेयरों में बड़ी उछाल आती हुई दिखी। MBL इंफ्रा, गुजरात ने NRE कोक, राम की इंफ्रा जैसे शेयर भी सर्किट लिमिट में बदलाव के चलते तेजी में आते हुए दिखे। खबरों के दम पर बड़ा एक्शन जिन शेयरों में दिखा, MTNL, यहां पर खबरें आ रही कि कल मिनिस्टर्स की बैठक में MTNL और BSNL के रिवाइवल पर विचार होगा। 10% की तेजी। विलमार, श्री रेणुका शुगर में स्टेक खरीद सकता है, इस खबर के बाद यहां पर भी तेजी होती दिखी। सुजलोन अपने FCCB लेंडर के साथ किसी तरह का समझौता कर सकता है, स्टॉक में 6% का उछाल दिखा। वालेचा इंजीनियरिंग को 133 करोड़ का ऑर्डर मिला, स्टॉक में तेजी होती दिखी। फिनटेक और MCX, इन दोनों शेयरों में भी बड़ी तेजी बनी, खासतौर से कुछ फंड्स की तरफ से खरीदारी के एक्शन आने के बाद यहां पर तेजी होती हुई साफ तौर पर नजर आई है। और बाजार में आगे भी गिरावट जारी रह सकती है, ऐसा जानकारों का मानना है। नया साल जो हुआ है इसमें आप नोटिस करेंगे कि FII की जो बाइंग है थोड़ी कम हो रही है इस समय और वो ग्लोबल ट्रेंड है। ग्लोबली डॉलर थोड़ा सा अप्रिशिएट हो रहा है। 5700 से 5600 के आसपास निफ्टी जा सकती है और उस मौके का फायदा इन्वेस्टर्स को उठाना होगा। आज थोड़ा कॉशियस रहें। I think we're going to see a lot more volatility in the markets. I think 5400, 6400 is probably where we see the top, and I think 5800 is where we're going to see the market go very quickly to in the next few weeks. और अब बात करते हैं कॉर्पोरेट खबर की। कर्ज के बोझ के तले सुजलॉन के लिए एक अच्छी खबर आई है। कंपनी को FCCB डिफॉल्ट मामले में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कंपनी जल्द ही अपने FCCB धारकों से नॉन कैश सेटलमेंट करेगी। योजना के तहत कंपनी FCCB शेयर धारकों को 5 साल के लिए $50 करोड़ के नए बॉन्ड जारी कर सकती है। हम आपको बता दें कि सुजलॉन ने अक्टूबर 2012 में $20 करोड़ का FCCB पेमेंट डिफॉल्ट किया था। उत्तर भारत में अच्छा दबदबा रखने वाला दैनिक भास्कर ग्रुप अब बिहार के बाजार में भी उतर रहा है। इसके अखबार का पटना संस्करण 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। हालांकि पटना में पहले से हिंदुस्तान और दैनिक जागरण मौजूद है, लेकिन भास्कर ग्रुप को भरोसा है कि वो वहां जल्द ही अपनी पकड़ जमा लेगी। DB कॉर्प के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल के मुताबिक लॉन्च होने से पहले 1.5 लाख लोगों ने दैनिक भास्कर अखबार को सब्सक्राइब कर लिया है। आज भी बिहार और पटना में जो अखबारों का पेनिट्रेशन है वो काफ़ी सब ऑप्टिमल है, तो उसके चलते देखा जाए तो आई थिंक हमारी एंट्री में कहीं कोई फ़र्क नहीं है और मार्केट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है मार्केट में, ग्रोथ है, लगभग 300-350 करोड़ का मार्केट हो गया है बिहार, तो उस सब चलते आई थिंक वी आर जस्ट राइट ऑन द टाइम। और जो जिस तरह का हमको प्रतिसाद मिल रहा है बाजार से, इंकरेजमेंट मिल रहा है, तो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड थैंकफुल टू पीपल ऑफ पटना। और अपने बैंक के ATM से पैसे निकालने पर भी लग सकती है फीस। मुंबई की नई क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी में क्या फायदे होंगे, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।
दलाल स्ट्रीट में पनप रहा है धांधली का नया तरीका। ईओडब्ल्यू ने फर्जी फिजिकल शेयरों को डीमेट में बदलने के फ्रॉड का पर्दाफाश किया। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। वित्तीय घाटा कम करने के लिए सरकार की नजर अपनी कंपनियों के पैसे पर। NMDC से 9 रुपए और कोल इंडिया से 15 से 25 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड लेने की तैयारी। ई कॉमर्स में FDI को लेकर हलचल तेज। DIPP ने डिस्कशन पेपर जारी किया। FDI को लेकर 8 मुद्दों को सामने रखा। बाजार में लगातार 5वें दिन कमजोरी हावी। सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट टूटा। मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस पर सबसे ज्यादा दबाव। अपने बैंक के ATM से पैसा निकालने पर भी अब लग सकती है फीस। बैंकों की संस्था IBA ने 1 महीने में सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शन फ्री रखने का प्रस्ताव दिया। राहुल की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के ऐलान से पहले कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। राहुल और प्रियंका ने की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। बदलेगी मुंबई, सबब की रूपरेखा। क्लस्टर रीडेवलपमेंट के नए नियम जारी। घरों की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद। होंडा ने अपने सबसे पॉपुलर कार सिटी का डीजल वर्जन भी बाजार में उतारा। 7.5 से 11 लाख के बीच होगी कीमत। अमेरिका और कनाडा में 20 साल की सबसे कड़ाके की ठंड। तापमान -30 डिग्री तक लुढ़का। पारा -51 डिग्री तक गिरने की चेतावनी। और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में हिस्सा लेने हमारी टेक टीम पहुंची लास वेगास। कौन से गैजेट्स है फोकस में, बताएंगे बुलेटिन में आगे। जल्दी आपके लिए ATM से पैसा निकालना महंगा हो सकता है। बैंकों की संस्था IBA ने 1 महीने में ATM से सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शन फ्री रखने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल ग्राहक खुद के अकाउंट वाले बैंक से जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस खबर पर और बातचीत के लिए चलते हैं अपने संवाददाता वीरेंद्र व्यास के पास। वीरेंद्र, IBA ने ट्रांजैक्शन पर लिमिट लगाने का प्रस्ताव क्यों दिया है और कब तक इस पर कोई फैसला होने की उम्मीद है? जी देखिए, अब आप खुद के बैंक अकाउंट वाले ATM में जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। बैंकों की संस्था IBA ने रिजर्व बैंक को ये प्रस्ताव दिया है कि महीने में ATM में सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शन फ्री रखे जाएं। इसके पीछे कारण यह है कि बैंकों की जो ATM लगाने की लागत लगातार बढ़ रही है। फिलहाल देश में 1,40,000 ATM हैं जो अगले 6 महीने में बढ़कर 2 लाख हो जाएंगे। इस कारण बैंकों की लागत बढ़ रही है। इसके पीछे दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि बैंकों को अब हर ATM में सुरक्षा बढ़ानी होगी, यानी उन्हें वहां पर एक गार्ड रखना जरूरी होगा। इस कारण भी बैंकों की लागत ATM को लगाने की जो है वो बढ़ रही है। इसी कारण बैंकों ने ये ATM में जो ट्रांजैक्शन है उसे लिमिट करने का प्रस्ताव दिया है। एक और प्रस्ताव IBA ने RBI को दिया है, जिसमें दूसरे बैंक का ATM उपयोग करने पर अब 15 के बजाय 18 रुपये फीस करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे भी जो बैंकों की लागत है वो उस पर थोड़ा असर आएगा। इस पूरे मसले पर 15 जनवरी को NPCI ने, ये जो कि RBI की ही एक संस्था है, उन्होंने सभी बैंकों की बैठक बुलाई है और वहां पर ही कोई अंतिम फैसला होगा। जी शुक्रिया वीरेंद्र सारी डिटेल्स के लिए। और मुंबई में क्लस्टर रीडेवलपमेंट के नए नियम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बिल्डरों के साथ ही मकान मालिकों को भी फायदा होगा। नए नियम के बाद अब उपनगरीय इलाकों में भी क्लस्टर रीडेवलपमेंट किया जा सकता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता कविता कृष्णन। कविता, नए गाइडलाइंस की हाईलाइट क्या है? जी जैसे आपने बताया, सबसे बड़ा हाईलाइट तो यही है कि अब सबर्ब्स में भी जो है क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो सकता है। सबर्ब्स में इसके लिए कम से कम 10,000 स्क्वायर मीटर्स यानी 2.5 एकड़ के प्लॉट की जरूरत है। और साउथ मुंबई में या आइलैंड सिटी में 4,000 स्क्वायर मीटर्स या 1 एकड़ के प्लॉट पर क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो सकता है। 4 FSI स्टैंडर्ड रखा गया है, लेकिन अब ये ग्रॉस प्लॉट एरिया पर कैलकुलेट होगा। नए पॉलिसी में क्लस्टर रीडेवलपमेंट का दायरा भी बढ़ गया है। कोई भी 30 साल पुरानी लीगल बिल्डिंग अब क्लस्टर रीडेवलपमेंट में जुड़ सकता है। मंजूरी भी आसान हो गए हैं। अब सिर्फ 70% मकान या जमीन मालिक और 70% किराएदार की मंजूरी जरूरी है, जबकि पहले 100% इन सभी मालिकों की मंजूरी जरूरी थी। इसके अलावा इसमें किराएदार को जो है कम से कम 300 स्क्वायर फीट का मकान मिलेगा और क्लस्टर के हिसाब से मकान का एरिया भी बढ़ सकता है। डेवलपर को नए पॉलिसी में जो इंसेंटिव्स मिलेंगे वो जमीन के रेडी रेकनर रेट और क्लस्टर के साइज से जुड़ेगा। जी कविता, लेकिन रियल एस्टेट कंपनियों की क्या रिएक्शन है? नए नियम को किस तरीके से देख रही हैं कंपनियां? जी
इंडस्ट्री जो है नए नए नियमों से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं लग रहा है। इंडस्ट्री का इनफैक्ट कहना है कि अगर ज़मीन बहुत महंगा है या फिर अगर प्लॉट साइज जो है बहुत बड़ा है, इन दो कंडीशंस में ही वो कुछ पैसे बना पाएंगे। किसी तरह इन्हीं दो कंडीशंस में प्रोजेक्ट जो है कमर्शियली वायबल हो सकता है, नहीं तो मार्जिन्स यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहे हैं उनको। इनफैक्ट उनका कहना है कि इस पॉलिसी के तहत अगर प्रोजेक्ट को वायबल होना है तो तेज़ से तेज़ अप्रूवल की ज़रूरत होगी, सस्ते कैपिटल की बहुत ज़रूरत होगी। उनका ये भी कहना है कि जो टेनेंट की मंजूरी की जो बात सरकार कह रही है उसे हटा दे, सिर्फ मकान मालिक के कंसेंट को लेकर प्रोजेक्ट का क्लियरेंस करना चाहिए। और साथ ही जो है प्लॉट साइज जो 2.5 एकड़ 1 एकड़ की मांग रखी है सरकार ने, उसे घटा दे, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में इतने बड़े प्लॉट्स में प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री पॉलिसी से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है और उनका कहना है कि अगर यही पॉलिसी पारित होता है तो शायद कम ही रिस्पॉन्स सरकार को मिलेगा यहाँ पर। शुक्रिया कविता। और इकोनॉमी में घटते ग्रोथ का जॉब मार्केट पर लंबे समय तक असर रह सकता है। जॉब मार्केट पर क्रिसिल के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मंद पड़े इकोनॉमी के चलते नई नौकरियां तो कम बनेंगी ही, साथ ही 2019 तक भारत के अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ने का डर है। नौकरी ढूंढना है तो शहर का रुख ना करें, कम से कम अगले 4 साल के लिए। रिसर्च कंसल्टेंसी क्रिसिल के एक ताज़ा रिपोर्ट का यही कहना है। क्रिसिल के मुताबिक 2013 से 2019 के बीच ऑर्गेनाइज सेक्टर में 25% कम नए नौकरियां बनेंगी, जिस वजह से ज़्यादातर बेरोजगारों को कृषि और दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही नौकरी करनी पड़ेगी। मामला काफ़ी गंभीर है। क्रिसिल ने अनुमान लगाया कि अगले 4 साल अगर इकोनॉमी 6.5% की दर से सालाना बढ़ती है तो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख नई नौकरी जुड़ेंगी, जबकि नौकरी ढूंढ रहे लोगों की गिनती 5 करोड़ 10 लाख रहने का अनुमान है। यानी 1 करोड़ 20 लाख लोगों को या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी ढूंढनी होगी या फिर बगैर नौकरी के रहना होगा। मतलब बेरोजगारी भी अभी के 2.2% से ज्यादा हो सकती है। इकोनॉमी में जब सबसे ज्यादा तेजी थी, यानी 2005 से 2009 के बीच, तब भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में 5 करोड़ 20 लाख नौकरियां ही जुड़ी थी, लेकिन 3 करोड़ 70 लाख लोग कृषि जैसे क्षेत्रों से निकलकर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़े थे, जहां सैलरी ज्यादा है, पेंशन इंश्योरेंस जैसे बेहतर सुविधाएं हैं और नौकरी भी ज्यादा सुरक्षित है। अब घटते ग्रोथ के चलते ये डर बढ़ रहा है कि इकोनॉमी में लेबर का रिवर्स माइग्रेशन बढ़ेगा, यानी लोगों को जो फायदा हुआ था वो भी मिट सकता है। कविता कृष्णन, मुंबई। और क्या कांग्रेस में हो रही है राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारियां? और रेडी टू ईट बिजनेस के कारोबार ने पकड़ा जोर, किस कंपनी ने की है नई एंट्री, बताएंगे ब्रेक के बाद। लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी जोर पकड़ने लगी है और इसे अंजाम देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कमान खुद संभाली है। उन्होंने आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर पर बैठक की। दोनों ने आज कांग्रेस नेताओं अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, जयराम रमेश, मधुसूदन मिस्त्री, मोहन गोपाल और अजय माकन के साथ मुलाकात की है। बैठक में क्या बातें हुई इस पर कांग्रेस ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन 17 जनवरी को कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले आज की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। प्रियंका गांधी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार की सदस्य हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य एक लंबे अरसे से हैं। अमेठी और रायबरेली में वे चुनाव का काम देखती रही हैं, अब भी देख रही हैं। राजनीतिक मामलों में उनके अपने विचार हैं। कांग्रेस में नई लीडरशिप, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से लेकर प्रियंका के बढ़ते रोल पर ही देखिए आज हमारा खास शो कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड, आज रात 10 बजे।
और रेडी टू ईट बिजनेस ने जोर पकड़ लिया है। तेज रफ्तार से बढ़ रही इस इंडस्ट्री में नई एंट्री है बेंगलोर बेस्ड ब्रांड MTR के पुराने मालिक सदानंद मैया का। खास बात यह है कि इस बार वो कारोबार में नया इनोवेशन लाएंगे। आइए देखते हैं विनीता की ये रिपोर्ट। तैयार खाने पीने की चीजों के मशहूर कारोबारी और बैंगलोर बेस्ड ब्रांड MTR मावली टिफिन रूम के पुराने मालिक सदानंद मैया एक बार फिर बाजार में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने नई तकनीक के जरिए लोगों को तैयार खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराने के लिए 120 करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। नई तकनीक के जरिए तैयार स्वादिष्ट सूप, जूस पाउडर, वैक्यूम फ्राइड फ्रूट, वेजिटेबल चिप्स के अलावा मशीन से तैयार वड़ा, चकली समेत तमाम प्रोडक्ट के साथ अगले 6 महीने में मार्केट में उतरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। Before the non-competitors were there, actually, I think that is up to April 2012. We had 65 varieties. Now, at present, I think after 1.5 years, I think we are at present more than 300 products. Out of that, I think we have taken different technologies. One is the mixes and masalas are the same technologies, but there's a different technology for making it. Like we had the pounding, now we have the rod mill. सदानंद मैया ने अप्रैल 2007 में MTR के तैयार खाने पीने की चीजों का पूरा कारोबार 364 करोड़ रुपए में नॉर्वे के ब्रांड ओकरला को बेच दिया था। इस सौदे में उन्हें 110 करोड़ रुपए का बड़ा मुनाफा हुआ था। अब 5 साल बाद मैया फिर से नई खोज और टेक्नोलॉजी के साथ तैयार खाने पीने की चीजों के कारोबार में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। We may come out with another 100 to 150 products, which are most of the items are new items. I think it is unheard in Indian food industry. We may require some 100 crores for 100 to 150 crores for marketing plus for expansion further. लोगों को अच्छा खिलाने और खाने पीने के कारोबार में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मैया ने आने वाले भारी भरकम खर्च को पूरा करने के लिए PE इन्वेस्टर के साथ बातचीत शुरू कर दी है। नई खोज और तकनीक के तहत अगले 6 महीने में सदानंद मैया ने बाजार में लोगों को खाने पीने की हेल्दी और स्वादिष्ट चीजें उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। प्रति घंटा 4500 चीजें बनाने वाली टेक्नोलॉजी से सदानंद मैया को बाजार में कारोबार फैलाने में भारी मदद मिलेगी। पैकेज फूड के अलावा मैया ने मैया एक्सप्रेस के नाम से रेस्टोरेंट्स कम स्टोर्स भी शुरू किए हैं और अगले 6 महीनों में ऐसे 20 स्टोर्स खोले जाएंगे। कंपनी को उम्मीद है कि इससे वो 75 से 80 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल कर लेगी और 2015 में ये 3 गुना बढ़कर 200 to 250 करोड़ रुपए हो जाएगा। विनीता आत्रे, बैंगलोर। और होंडा सिटी ने यहां पर डीजल अवतार भी बाजार में उतारा है। इस कार की टेस्ट ड्राइव करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ में आपको ले जाएंगे लास वेगास, जहां पर है हमारी टेक टीम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में। अमेरिका में इस बार ठंड ने पिछले 2 दशक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहां के कुछ इलाकों में इतनी बर्फ पड़ी है कि जितनी पिछले कई सालों में नहीं पड़ी। अमेरिका जम गया है, घरों को बर्फ की चादर ने ढक लिया है। सड़क के किनारे खड़ी कारें बर्फ की कब्र में दफन हो गई हैं। सफेद बर्फ के नीचे सड़क कहां है, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। स्कूल बंद हो गए हैं, दफ्तर में कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे। विमान सेवा बाधित है तो ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के कुछ इलाकों में ठंड अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकती है। ओरेगॉन से कैलिफोर्निया तक, चाहे लोग घरों के अंदर हो या घर के बाहर, कड़ाके की ठंड से परेशान हो गए हैं। कुदरत का ये कैसा कहर है, ये समझ पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो गया है। In Chicago, it was a couple of hours until they told us our plane was canceled. So we got a hotel and we tried to take a bus, which said it was still going on today until we got to the bus station, and then they told us it was canceled.
सफेद आफत का ये असर चौतरफा है। क्या अमीर क्या गरीब, कोई भी इससे बच नहीं पा रहा। कुदरत के इस कोल्ड वॉर की वजह पोलर वॉर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर को माना जा रहा है। दरअसल उत्तरी ध्रुव में सर्द हवाओं का एक विशाल इलाका बन गया है। आर्कटिक से उठने वाली ठंडी और कटीली हवाओं के तूफान ने अमेरिका और कनाडा का ये हाल किया है। और नई होंडा सिटी का इंतजार हो गया है खत्म। जापानी कार कंपनी होंडा ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली सिटी सेडान का एक नया अवतार लॉन्च किया है। नई होंडा सिटी पेट्रोल के साथ साथ डीजल वर्जन में भी उतारी गई है। पेट्रोल वेरिएंट की कीमत है 7.5 से 11 लाख के बीच, जबकि डीजल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत शुरू होती है 8,62,000 से और इसका टॉप एंड वेरिएंट करीब 11.25 लाख का है। नई होंडा सिटी चलाने में कैसे है इसका टेस्ट ड्राइव किया हमारे सहयोगी अंकित ने। स्पोर्टी, प्रीमियम, सोफिस्टिकेटेड। 2014 की होंडा सिटी को देखकर मन में यही शब्द आते हैं। आखिर एक बेहद मशहूर गाड़ी का नया वर्जन निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और होंडा के इंजीनियरों ने डिजाइन की ये बाजी जरूर मार ली है। नई सिटी पुरानी सिटी के मुकाबले बड़ी लगती है। इनफैक्ट लंबाई और लेंथ ज्यादा भी है पर चौड़ाई में दोनों बराबर ही है। नई सिटी की शासी पुरानी के मुकाबले 45 किलो हल्की होने की वजह से माइलेज बेहतर होने की उम्मीद रखी जा रही है। सिटी के सामने दी गई एरोहेड डिजाइन पर ये क्रोम की लाइन, साइड के ये शोल्डर लाइंस गाड़ी को नया और फ्रेश कैरेक्टर देते हैं। नए हेडलाइट्स और टेल लैंप्स इस क्लास में काफी हटके लगते हैं। डोर हैंडल्स पर दी गई क्रोम लाइनिंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन नई सिटी का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस तो गाड़ी में बैठने पर ही मिलता है। होंडा सिटी 2014 ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए काली शान इन कार ऑफरिंग देने की पूरी कोशिश करती है और मैं कहूंगा काफी हद तक इसमें कामयाब रहती है। कंफर्टेबल लेदर सीट्स आपको इस गाड़ी को लंबी ड्राइव पर ले जाने के लिए लुभाएगी। एक चीज जो नए होंडा सिटी में मुझे थोड़ी सी खल रही है वो है इसकी सस्पेंशन। जो राइड क्वालिटी है काफी स्टिफ लग रही है मुझे। इनफैक्ट शहर में तो छोटे से छोटे बम्प्स भी आपको इमीडिएटली महसूस हो जाएंगे इसी स्टिफ राइड क्वालिटी की वजह से। एंड वजन हल्का कर दिया गया है, इस वजह से भी वो थोड़ा और ज्यादा महसूस होता है। सो जो एक लग्जूरियस एकदम हम मक्खन जिसे कहते हैं वैसी मक्खन राइड क्वालिटी यू डोंट रियली एग्जैक्टली गेट दैट। और हाईवेज पे हाई स्पीड पे तो ये बात और भी साफ हो जाती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो की जो लास वेगस में चल रहा है। इस शो में दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स शोकेस और लॉन्च करती हैं। ऐसे में टेक की दुनिया के लेटेस्ट अपडेट और इनोवेशंस का जायजा लेने हमारी टेक टीम भी पहुंची है -30 डिग्री से गुजरते हुए लास वेगस में। तो CES 2014 में कौन से खास गैजेट्स रहे सबसे ज्यादा लाइमलाइट में, आइए आपको दिखाते हैं। ब्राजील में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2014 में, उसका जो फाइनल्स होगा दैट विल बी ब्रॉडकास्ट इन 4K रेजोल्यूशन। तो अगर आपके पास 4K टीवी है यू कैन ऑब्वियसली टेक पार्ट इन दैट, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 4K रेजोल्यूशन के कंटेंट को बनना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को इंस्पायर करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए कि वो लाखों रुपए खर्च करें और इस किस्म का टीवी घर पे ले आए। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो देयर जस्ट नो कंपैरिजन। आपने ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसे कलर्स, ऐसा ब्राइटनेस, ऐसा शार्पनेस जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, स्पेशली व्हेन दे कम। आप मेरी हाइट देख सकते हो, इट्स अबाउट 5'7" एंड विद द स्टैंड यहाँ पे गजब के लग रहे हैं ये डिस्प्लेस। सोनी ने साउंड पे भी अच्छा खासा काम किया है, विच इज़ वाई जो दुनिया भर में पतले पतले टीवी का ट्रेंड होता है, इसने अच्छा खासा मोटा टीवी यहाँ पे बनाया टू पैक इन गुड सबवूफर जिससे अच्छा बेस लो फ्रीक्वेंसी के साउंड आ जाए।
प्राइस ऑब्वियसली हमें पता नहीं है, लेकिन जो मौजूदा टीवी है वो अपवर्ड्स ऑफ 15 लाख तो है ही। 4K टेलीविजन 2014 में आपने पहली बार यहाँ CNBC आवाज पे सुना, इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ट्रेंड इन होम एंटरटेनमेंट। CES 2014 के पूरे कवरेज के लिए देखिए हमारा टेक शो टेक गुरु इन वक्त पर। और आवाज 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।